अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें डॉक्टर बशारत हसन साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कहाँ है। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि जी ग्रोथ रेट जो है 5.7 है, जबकि एक दिन पहले हमें इस तरह का कोई फिगर नजर नहीं आ रहा था। ये रातों रात 5.7 कैसे हो गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी ना तो महंगाई है और ना ही लोग परेशान हैं, ना ही जॉब्स का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मीडिया जो है वो मायूसी फैला रहा है, मीडिया जो है नेगेटिव न्यूज़ दे रहा है। ये बात कहाँ तक सही है, और इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो असलियत है वो तो सभी जानते हैं कि किस तरह से चाइना भी पैसे मांग रहा है। सऊदीया ने भी जो है कह रखा है कि अगर हमें पैसे वापस चाहिए हुए तो 72 आवर्स में वापस करने पड़ेंगे। आईएमएफ की कड़ी शर्तें हैं, साथ ही बिजली के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, और सुनने में आया है कि पेट्रोल रेट भी एक बार फिर बढ़ाया जा रहा है। इस पे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर, आपके ख्याल से क्या असलियत क्या है? आपने भी कल प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी होगी, जो वो लाइव कॉल्स ले रहे थे और बात कर रहे थे। तो ये सर ग्रोथ रेट क्या कहाँ पे पहुंचा है, और क्या वाकई में इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है जैसे कि इमरान खान साहब बता रहे थे? देखिए, जो इमरान खान साहब को उनके एडवाइज़र्स बताते हैं, वही वो आकर जो है कौम के सामने रख देते हैं। अब कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल किया, मेरे ख़्याल एक खातून ने किया था कि आप ये बताइए कि मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, आपने 1 साल पहले कहा था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन बजाय कंट्रोल करने के वो तो बढ़ती चली जा रही है। आपने इसके लिए क्या किया है? तो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर वही जवाब दिया जो कि कुछ अरसे से उनके जो एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने उनको बताया है। क्योंकि देखिए, पहले ये कहा करते थे कि मुझे नींद नहीं आती, कि इतनी ज़्यादा महँगाई है, लोग परेशान हैं। मैं सो नहीं सकता, इतनी मैं परेशानी में जो है वक़्त गुज़ारता हूँ। लेकिन फिर इनके एडवाइज़र्स ने ये कहना शुरू किया, इनको बताना शुरू किया कि नहीं, बात ये है कि ये महँगाई पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है और सबसे ज़्यादा जो महँगाई है वो दूसरे मुल्कों में है, और वहाँ से कोविड की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से यहाँ पर जो है उसका असर आ रहा है। इस जो है चीज़ को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पकड़ लिया और अब अपनी हर तकरीर में वो यही फरमाते हैं कि पाकिस्तान में तो महँगाई सबसे कम है, दूसरे मुल्कों में देखें वहाँ कितनी ज़्यादा बढ़ी है। अब देखने की बात ये है कि दूसरे मुल्कों में क्या वाक़ई महँगाई बहुत ज़्यादा है और उनकी आमदनी कितनी है? अगर आमदनी के मुकाबले में देखा जाए, तो पाकिस्तान की आमदनी उन्होंने खुद बताया है कि 50 गुना कम है अमेरिका से या यूरोपियन मुल्कों से। जब 50 गुना आमदन कम है और महँगाई आप उतनी ही कर देंगे जितनी कि दूसरे मुल्कों में है, तो फिर तो अवाम का बुरा हाल होगा। अब उसका उन्होंने एक और बात बड़ी जो है इम्पोर्टेंट की है, जिस पर मैं हैरान हूँ, कि सिर्फ़ तनख्वाहदार तबका जो है, वो इससे मुतासिर हो रहा है। बाकी लोग जो हैं, वो बड़े खुश हैं। यही चीज़ इनके वुज़रा कहते हैं, यही चीज़ इनके जो है एडवाइज़र्स कहते हैं टीवी पर आकर, अखबारों में लिखकर कि देखें, बात ये है कि हमने किसानों को बहुत खुश कर दिया है, तो हमारी जो है एक बहुत बड़ी 80% के करीब आबादी जो है वो देहात में रहती है, तो उनको तो कोई मसला नहीं है। अब जो है बाकी 20% जो शहरों में रहते हैं, उनको अगर जो है इससे मसला है, तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। ये एक बिल्कुल गलत सोच है। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, वाक़ई इन्होंने उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। देखिए, जब मुशर्रफ साहब गए हैं जिस दिन 2008 में, गंदम का जो खरीद का रेट है, उस वक़्त स साढ़े 400 रुपए मन था। आज इनकी हुकूमत में 2000 से लेके 2200 रुपए मन तक है। आप देख लें कि कितने गुना जो है बढ़ चुका है। उस ज़माने में जो रोटी 2 रुपए की मिलती थी, अब वो रोटी जो है वो 15, 16 से 20 रुपए की मिल रही है। आम आदमी का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, वो ये ज़रूर है कि जो बड़े ज़मींदार हैं, जिनकी बड़ी ज़मीनें हैं, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है। उनके ऊपर ना कोई टैक्स है उनकी इनकम पर, और ना जो है वो और किसी किस्म से हुकूमत जो है हर किस्म की सब्सिडी देती है उनको। हर चीज़ पर, बीज पर उनको सब्सिडी मिलती है, खाद पर उनको सब्सिडी मिलती है, बिजली पर उनको सब्सिडी मिलती है।
और ये हर चीज सब्सिडाइज करके वो जो पैदावार करते हैं उसमें से भी उनको किसी किस्म का उनसे उस ज़रिए इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से उनकी तो पांचों घी में है, जिसे कहते हैं सर कढ़ाई में है। लेकिन जो आम आदमी है उसको आटा भी बहुत महंगा मिलता है, जो 13 रुपए किलो था जिस दिन मुशर्रफ साहब गए हैं वो अब 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। इसी तरीके से बाकी सब चीजें हैं। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि आम आदमी जो है उसकी ज़रूरियात क्या है। अब ये बाहर की महंगाई की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, एक तरफ उन्होंने एक और बात भी की कि यहाँ पर क्रॉप्स बहुत बम्पर क्रॉप्स नहीं है पाकिस्तान में। अगर क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, पैदावार बहुत हुई है, तो फिर आप गंदम क्यों इंपोर्ट करते हैं? आप पहले एक चीज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद जब उसकी कमी हो जाती है मुल्क में, तो वही चीज़ फिर इंपोर्ट कर ली जाती है। तो इस किस्म की पॉलिसीज जो हैं वो मुल्क को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसमें कि गैस आती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी गई है। हमें ये बताया जाता रहा कि हम बिजली को इसलिए महंगा कर रहे हैं। ये 2018 में जब ये हुकूमत आई तो इनके वज़रा और इनके एडवाइजर्स ये बताते रहे कि हम बिजली को इसलिए महंगा कर रहे हैं कि हम पिछले साल इन 2020 के आखिर तक हम सर्कुलर डेट को ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि असल में क्या हुआ है कि सर्कुलर डेट बजाय ख़त्म होने के कई गुना बढ़ गया है और इस वक्त 2.8 ट्रिलियन के करीब उसकी जा चुका है, जिससे कि आपका मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। आपके मुल्क में इस वक्त तकरीबन 39,000 मेगावाट्स जो है बिजली पैदा हो रही है और सर्दियों में आपकी डिमांड सिर्फ 7 से 8,000 मेगावाट है। बाकी सारी जो फालतू बिजली है उसके ऊपर आप जो है कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं आईपीपीज को। आप देख लीजिए कि ये प्लानिंग का कैसा फुकदान है। जो प्लान करने वाले इदारे हैं, जिसमें हमारा प्लानिंग कमीशन है, जिसमें नेपरा है, जिसमें एनटीडीसी है, जिसमें सीपीपीए है, ये सारे इदारे जो हैं इनका काम था कि प्लान करके ये बताते हुकूमत को कि कितनी बिजली जो है उसके कारखाने लगाने चाहिए। तो उस तरह नहीं किया गया। 39,000 पैदा हो रही है इस वक्त, कैपेसिटी है हमारे पास, और तकरीबन इतने ही मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, जो कि पीपीआई भी लगा रहा है, जो कि एईडी भी लगा रहा है वगैरह। तो अब ये आप देख लीजिए कि अगले चंद साल के अंदर आपके पास तकरीबन 72,000 मेगावाट्स बिजली होगी और आपकी रिक्वायरमेंट जो है सर्दियों में वही 7-8 हज़ार और गर्मियों में मैक्सिमम जो 21-22 हज़ार और 24,000 से ज़्यादा तो आपका तो सिस्टम में वही नहीं ले सकता। बाकी सारी आप जो है कैपेसिटी पेमेंट्स करेंगे। तो इस तरीके से इल प्लानिंग, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्यों जनरेशन लाइसेंस इतने इशू किए, आपने क्यों ये प्लान नहीं किया, आपने क्यों नहीं इंडस्ट्री बढ़ाई। देखें, जब तक इंडस्ट्री नहीं आपके मुल्क में लगेगी, ज्यादा से ज्यादा नहीं लगेगी, आप ना सिर्फ ये कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, कैपेसिटी है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके मुल्क में बहुत सारे लोग जो इस वक्त करोड़ों में बेरोजगारी है वो भी खत्म नहीं होगी। इंडस्ट्री के साथ आपकी बेरोजगारी खत्म होती है। आपने ये सारे जो बताया है कि इकोनॉमी ने ये तरक्की कर ली है, वो तरक्की कर ली, आप सिर्फ ये बताइए, अपना मंशूर उठाइए। आपके मंशूर में आपने क्या वादे किए थे, आपने वो पूरे किए हैं। आपने कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा। कितने घर बने हैं अभी तक, कितने घर दिए जा चुके हैं? क्योंकि जब देखिए इंडस्ट्री चलती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, तो उसके साथ तकरीबन कुछ 65 दूसरी इंडस्ट्री है, वो उसमें काम शुरू होता है और इकोनॉमी का पहिया चढ़ना शुरू होता है। लेकिन आपने कितने घर बनाए हैं? आपने तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा कर दिया है कि जो अपने खर्चे पर बनाना चाहते थे लोग, वो भी नहीं बना सकते। जो स्टील आज से 6 महीने पहले 1 लाख के करीब का था टन, वो इस वक्त तकरीबन 1,90,000 और 1,95,000 पे चला गया। इसी तरह सीमेंट की प्राइस है, इसी तरह दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। बड़ी वजह उसकी क्या है कि आपने बगैर सोचे समझे पता नहीं किसके कहने पर अपना रुपया बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया। देखें, नेपाल और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से, जो कि बहुत छोटे मुल्क हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, उनसे भी आपका रुपया जो है वो नीचे चला गया। अब 2% से भी कम का आपका रुपया रह गया है। तो जब आप रुपया इतना गिराते हैं तो महंगाई खुद ब खुद हो जाती है। अब अगर तेल की बात है, ठीक है, तेल तो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होता है तो यहाँ भी उसका असर पड़ेगा, वो इनको महंगा करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा हुआ है
और उसके बाद आपने जो रुपया डिवैल्यू किया है तो पाकिस्तान की कौम को डबल नुकसान हुआ है। बाकी जो ममालिक हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूँ, वहां क्योंकि रुपया डिवैल्यू इस तरह नहीं किया गया तो वहां सिर्फ असर पड़ेगा तेल पर उन कीमतों का जो कि इंटरनेशनली ऊपर जाती हैं। इस तरह बाकी चीजें, हमारे मुल्क में महंगाई सिर्फ वो होनी चाहिए थी कि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उस पे अगर जो है वो अगर महंगा होता है तो यहाँ महंगी होगी। लेकिन चीनी आप खुद बनाते हैं, उसके लिए कोई चीज इंपोर्ट नहीं की जाती। ठीक है, दूध यहाँ पे दुनिया में मेरे ख्याल छठे नंबर पे है पाकिस्तान दूध की पैदावार में, वो इंपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन दूध पिछले 3 साढ़े 3 साल में जब से हुकूमत आई है उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई है। इसी तरह आप घी लगा लीजिए, घी की कीमत जो है वो मेरे ख्याल 4 गुना बढ़ चुकी है जब से ये लोग आए हैं। आपका पाम ऑयल ठीक है इंपोर्ट होता है, लेकिन जो आपका कैनोला ऑयल है, जो कि आपका ये सोयाबीन ऑयल है, जो कि सनफ्लावर ऑयल है, वो सारा पाकिस्तान लोकल प्रोडक्शन है। वो क्यों 4 गुना महंगा हो गया, आप किसी से नहीं पूछते। असल महंगाई की जो वजह है, जो आपको किसी ने नहीं बताई या आपके जो एडवाइजर्स हैं वो बताना नहीं चाहते, वो ये है कि यहाँ पर होर्डर्स जो हैं वो चीजें छुपा लेते हैं और अपनी मर्जी की कीमत लगाकर फिर मार्केट में लेकर आते हैं। यहाँ का जो मिडल मैन है वो हर चीज को महंगा करता चला जाता है। वो 2 रुपए किलो जो है प्याज खरीदता है जो किसान से, और जब तक कि वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचती है उसकी कीमत 40 से 50 रुपए हो चुकी होती है। और कुछ केसेस में यही सब्जियां जो कि 2 से 3 रुपए किलो वो खरीदता है, वो 150 से 200 रुपए किलो आम अवाम तक पहुंचाता है। ये बुनियादी वजह है। इसमें सारा आपका हराम का जो पैसा कमाया जाता है, जो करप्शन का पैसा है, वो सारा यहाँ पर लगता है। ये जो आड़ती हैं, ये जो मिडिल मैन हैं, ये जो होर्डर्स हैं, ये उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं और हर चीज को महंगा करते हैं। इसी तरीके से आपने सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचाया है? आपने बड़े जिम्मेदारों को फायदा पहुंचाया है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। आपने उनको अमीर से अमीर तर कर दिया है। आपने बड़े सनतकारों को बहुत फायदा पहुंचाया है, उनको आपने हर तरह की बरात भी दी है। और उनको जो है एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने अपने रुपए को गिराया इतनी बुरी तरह, ताकि अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं। लेकिन कोई बढ़ी है? आपकी क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं इस वजह से कि आपने अपने रुपए को इतना ज्यादा गिराया है? नहीं गिरी। ये एक बिल्कुल गलत पॉलिसी है कि आप अपने रुपए को गिराते जाएं। फिर तोजी कैसे पेश की जाती है? आपके स्टेट बैंक के गवर्नर क्या कहते हैं इंग्लैंड में बैठकर, जब वो दौरे कर रहे थे बाहर के मुल्कों के, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके वो फरमाते हैं कि देखें, हमने जो ये डिवैल्यू रुपया किया है इससे आपको कितना फायदा हुआ है। आप अगर पहले $1000 भेजते थे या 1000 पाउंड भेजते थे तो उससे फर्ज किया 1 लाख रुपए मिलता था आपके रिश्तेदारों को। अब आप $1000 भेजते हैं तो आपके रिश्तेदारों को 1,80,000 रुपए मिलता है। तो आपको कितना फायदा हुआ इसका? अगर ये हमारी सोच है, यही हमारी अप्रोच है, तो हमने आम आदमी को तो बिल्कुल गरक कर दिया है। आपका जो जो गरीब आदमी था, जो आपकी वर्किंग क्लास थी, वो तो बिल्कुल अब जो है एहसास प्रोग्राम और इस तरह लंगर प्रोग्राम आपके जो है और लंगर खाने सर वो भी कोई खास ऐसे नहीं है, चाहे एहसास प्रोग्राम हो या चाहे इनका सेहत कार्ड हो, सब सुना है कि उसमें कुछ खास लोगों को मिल नहीं रहा। लेकिन सर बिल्कुल मैं लास्ट में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो आईएमएफ के कर्जे हैं या जो चाइना का कर्जा है और दूसरी कंट्री से ये लेते जा रहे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, ये वापस करने का कोई तरीका है इनके पास या नहीं? या इन्होंने जो गिरवी रखते चले गए, मॉर्गेज करते चले गए, चाहे वो मोटरवेज हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट्स हो, क्या वो हमें चाइना के पास जाते नजर आ रहे हैं या इनके पास कोई तरीका है, कोई ऐसा जादू की छड़ी, कोई जादू का चराग कुछ है कि जिससे ये पैसे जो इन्होंने पकड़ रखे हैं, जो कि पिछले 30 साल से भी ज्यादा इस गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, ये वापस कैसे करेंगे? कुछ नजर आ रहा है आपको कि वापस कर रहे हैं, या फिर ये कि जो चीजें मॉर्गेज हुई हैं वही हमें जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बात ये है कि अब इनके थोड़े से ये देख लें कि कोई काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं। आपने जो ये हेल्थ कार्ड की बात की, ये एक अच्छी इनकी स्कीम है, अगर इसको प्रॉपर्ली ये पूरे मुल्क में नाफिज करें। मैंने देखा है कि एपीके में इससे फायदा हुआ है लोगों का। एक एक खानदान को अगर जो है 10 लाख रुपए मिलते हैं तो उनका जो है उनको मेरा ख्याल है कि उससे फायदा हुआ है।
एक इनका और अच्छा प्रोग्राम है जिसे कहते हैं ये पीएम पोर्टल। उस पर आप कोई भी किसी भी सरकारी इदारे के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और उसको उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। वो इनका काफ़ी कामयाब प्रोग्राम गया है। हाँ, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि इन्होंने जो कर्ज़े लिए हैं, वो ये किस तरह वापस करेंगे? देखिए, बात ये है कि आपका मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता अगर आपके पास क्वालिफ़ाइड मैन पावर नहीं है। आप बात करते हैं मेरिट पे लोगों को लगाने की, आप बात करते रहे हैं इक़्तिदार में आने से पहले, जब आप कैंपेन चला रहे थे, जब आप कंटेनर पे खड़े हुए थे, आप कहते थे कि मैं राइट मैन एट द राइट जॉब लगाऊँगा। यही तरीका है, सारी दुनिया में यही किया जाता है, लेकिन जब से आप आए हैं, आपने कोई एक भी आदमी जो उसके फ़ील्ड में जिसका तजुर्बा है, किसी भी फ़ील्ड में, आपने उसको नहीं लगाया, जिसकी वजह से हर इदारा जो है, वो खराब से खराबतर होता चला जा रहा है। आप मेरिट पर जब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं करेंगे, हर महकमे में, चाहे वो एनर्जी का महकमा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का महकमा है, चाहे वो कोई और महकमा है, जब तक आप मेरिट पर लोग नहीं लगाएँगे। आपने कहा था कि मेरे पास 200 ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि उनमें से कितने जो पढ़े-लिखे देखें, पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, वो बेहतरीन इदारों में वहाँ बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हैं और बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वो मुल्क में आकर वो मुल्क को अपनी जो तजुर्बात हैं, वो मुल्क को देना चाहते हैं, अपनी खिदमात मुल्क को देना चाहते हैं, यहाँ पे तरक्की करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से उनको डिस्करेज किया जाता है। वो यहाँ आते हैं और वो बेचारे परेशान होकर वापस चले जाते हैं। आपने कोई एक जो है क्वालिफ़ाइड ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सही महकमे में नहीं लगाया। एनर्जी मिनिस्ट्री में आपके पास कोई एनर्जी का एक्सपर्ट नहीं है। देखिए, एनर्जी वो वाहिद चीज़ है, अगर आप सस्ती एनर्जी देंगे, सस्ती गैस देंगे, सस्ती बिजली देंगे, तब आपकी इंडस्ट्री तरक्की करेगी। सीपेक में आपने अंडर सीपेक 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाने थे। कितने बने हैं और उस पर क्या काम हो रहा है? सीपेक की आपने बात की, सीपेक के ऊपर कितनी जो है प्रोग्रेस की गई है? अभी मैं सर कल एक जो है डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि गवादर में ना सड़कें बनाई गई हैं, ना वहाँ गैस पहुँचाई गई है प्रॉपर्ली, ना जो है ना वहाँ और कोई फैसिलिटी दी, पानी दिया गया है, ना और कोई फैसिलिटी बिल्कुल दी सर, गई। पीने का पानी भी नहीं है वहाँ पे, पीने का ड्रिंकिंग पानी भी वाटर। नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक आप देखें ना आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आती कि आप मुल्क को किस तरह तरक्की देंगे? सिर्फ़ बातों में सर तरक्की नहीं है। बिल्कुल, नहीं सर, बिल्कुल 1 सेकंड सर, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ कि वो जो आप हेल्थ कार्ड की बात कर रहे थे कि उससे बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो मैं वही ढूँढ रही थी कि मैं आपको बताऊँ, ओपीडी की सहूलत हासिल नहीं होगी। एटमी तनसीबात से अखराज या एटमी असला से मुतासिर लोगों को इलाज नहीं मिलेगा। जंग, फसाद, दहशतगर्द हमले के ज़ख्मियों को सहूलत नहीं मिलेगी। इसके अलावा जानबूझकर खुद को ज़ख्मी करने, नफ्सियाती, ज़हनी, असाबी बीमारी, बांझपन का इलाज नहीं होगा। खेल या मुकाबले में ज़ख्मी हो जाने पर इलाज नहीं होगा, एड्स का इलाज नहीं होगा, टेस्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, दाँतों की बीमारी की इलाज की सहूलत नहीं मिलेगी। कुदरती आफ़ात जैसे वबा या जैसे ज़लज़ला, सैलाब, कोरोना और तूफ़ान, इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इलाज नहीं मिलेगा इस कार्ड पे। नज़र या समात दुरुस्त कराने की सहूलत नहीं होगी और शौकत खानम में भी ये कार्ड नहीं चलेगा। तो सर फिर बचा क्या? फिर क्या कौन-सी बीमारी है? क्या नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, किस चीज़ का इलाज इस कार्ड पे होगा? इसलिए कि ये जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ, उनमें से कोई सहूलत मयस्सर नहीं है इस कार्ड के ऊपर और साथ ही इसमें ना जी जाने इंडोर ना जी, इंडोर ट्रीटमेंट इसमें ये इस तरह का ओपीडी आपने सही लिखा है, वो चीज़ें नहीं है कि आपने अगर नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, बुखार के लिए जाना है और ना दवाएँ आप इस पर खरीद सकते हैं। हाँ, किसी का ऑपरेशन है कोई उसको दिल की बीमारी है, उसने ऑपरेशन कराना है या और कोई उसको ऑपरेशन कराना है, तो वो पूरा ख़ानदान जो है वो 10 लाख रुपए तक की जो सर है हर एक का उसको ऑपरेशन तो नहीं हो रहा होता ना, बहुत से लोगों को आईसाइट का प्रॉब्लम होता है, हेयरिंग नहीं प्रॉब्लम वो होता है, धमाके में जख्मी होते हैं, गिर जाते हैं, छत से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, कुछ किसी किस्म का कोई इलाज इस कार्ड के ऊपर मयसर नहीं है। ओपीडी ओपीडी मयसर नहीं है। अब और क्या रह जाता है ओपीडी के बाद?
तो फिर ये कार्ड जो है, ये एक तरह से सिर्फ अगर ऑपरेशन, वो भी शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल में भी ये कार्ड नहीं चलेगा, जो बड़ा इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने हॉस्पिटल बना दिया है, फ्री इलाज हो रहा है। इनकी अपनी पार्लियामेंट की मेंबर जो बैठी हुई हैं, उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था किसी पेशेंट के लिए कि जी कोई डोनेशन जमा करनी है, तो मैंने कहा आप लेके जाइए शौकत खानम में, कितनी वहां तो वो फ्री में होता नहीं है। तो ये चीजें तो इनकी खुल के सामने आ गई हैं। और ये कार्ड, हेल्थ कार्ड भी, जैसे आम बीमारी ज्यादातर लोगों को होती है, हर कोई ऑपरेशन के लिए तो कम ही जा रहा होता है। तो फिर जी, ये चीजें आम जब नहीं, बीमारियों के लिए ये नहीं है। उसके लिए ये है कि जैसे यहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर वो इस तरह का ओपीडी वगैरह तो वैसे ही फ्री है तकरीबन। बहुत थोड़े से ही उसके 10-15-20 रुपए लिए जाते हैं, 20-25 रुपए। जैसे पिम्स हॉस्पिटल है या और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, ओपीडी में तो ये कार्ड, इस कार्ड का मकसद ये है कि अगर किसी ने कोई ऑपरेशन कराना है और उस पे उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस है ये एक तरह की। लेकिन सर लेकिन ये उस तरह सर का एक्सीडेंट और मेडिसिन, धमाके के जख्मी, हाँ, ये ब्लास्ट के गलत बात है, जख्मी, मैं और एग्री करता हूँ। ये जो एटमी तंसीबात के पास से कोई हादसा हो जाता है लोगों का, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, किसी किस्म की कोई मदद नहीं। खेल कूद में एथलीट्स हमारे जख्मी होते हैं, एक तो हम पहले उन्हें सपोर्ट नहीं करते किसी किस्म का, हमने सिवाय क्रिकेट के हर खेल को ही खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी जो है सर, लेकिन ये वापस कैसे करेंगे पैसे? आप जैसे मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए लास्ट में कि ये अगर ना कर पाए ये पैसे, जाहिर है कुछ काम तो हो रहा नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, दरख्त से तो उगेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? ये जो चीजें ले रखी हैं चाइना ने और दूसरों ने, क्या ये उनको देनी पड़ जाएंगी? देखिए, ये ही सबसे बड़ा सवाल है कि ये वापस हम्म, कैसे करेंगे, और ये वापस सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं अगर मुल्क में सनती तरक्की होगी। सनती तरक्की के लिए क्या सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है? एनर्जी। अब आपके मुल्क में तेल यहाँ पैदा नहीं होता, गैस यहाँ पैदा नहीं होती, ठीक है जी। आप कोयला जो है वो भी इंपोर्ट करके चलाने के लिए आपने कारखाने लगाए हैं जो बिजली के, उसमें इंपोर्टेड कोयला चलता है। तो जब तक आप इंडिजिनस फ्यूल से ऑल्टरनेट के जरिए आप यहाँ पर बिजली पैदा नहीं करते, आप ऑल्टरनेटिव गैस के जराए यहाँ पैदा नहीं करते, आप मुल्क में जो है सस्ती बिजली और गैस नहीं दे सकते इंडस्ट्री को। और जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगी, आप ये कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। देखिए, जितने इनके प्रोग्राम हैं ये डेड इन्वेस्टमेंट है, जहां जहां ये करते हैं। अब इनका जो इतना बड़ा पीएचडीपी प्रोग्राम है, इसमें ज्यादातर पैसा जो है ये ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी जेबों में चला जाता है। यहाँ पर क्योंकि सही लोग लगे हुए, ब्यूरोक्रेट्स कौन है? ज्यादातर जो 99% हैं वो जो है टेक्निकल लोग नहीं हैं, जो आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके इंचार्ज हैं। आप एनर्जी मिनिस्ट्री को देख लीजिए, उसमें पावर डिवीजन है, उसमें जो है पेट्रोलियम डिवीजन है, इसमें कौन इंचार्ज लगे हुए हैं जो कि जिनको कुछ पता नहीं है। जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट का एक इदारा मिनिस्टर ऑफ एनर्जी में है, और एक पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ये इदारा जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप हैरान हो जाएंगी कि इन दोनों इदारों को जो है 1.5 साल से इनका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है, और कैबिनेट से ये डिसाइड करवा लिया गया है, साइन करवा लिए गए हैं, अप्रूव करवा लिया गया है कि अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का जो एक्ट है उसको ही रिपील कर दिया जाए, खत्म कर दिया गया है। अब जब अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड ही नहीं होगा, तो आप अल्टरनेटिव एनर्जी कैसे पैदा करेंगे? फिर आप सिर्फ किस तरफ जाएंगे? आप इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बिजली पैदा करने की तरफ जाएंगे, जैसे कि पिछली हुकूमत में इतने कारखाने लगाए गए हैं, जिससे कि आपका सर्कुलर डेट 2.8 ट्रिलियन पर जा चुका है और आपके मुल्क को दिवालिया करता जा रहा है। कोई इनके पास पॉलिसी नहीं थी कि किस तरीके से आपने इंडस्ट्री को जो है ज्यादा से ज्यादा लगाना है। और चाइनीज भी आएंगे, दूसरे मुल्कों के लोग भी आएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सीपैक अगर शुरू हो जाए प्रॉपर्ली, उसमें लाखों जो है जॉब्स जनरेट होंगी, और वहां से फिर इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू होगा, और आपने जो बात की, आप ये कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया गया, उसका उसका कैबिनेट से अप्रूवल ले ली गई कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसका एक्ट खत्म कर दिया जाए, और किसी और इदारे में इसके जो मुलाजमीन हैं उनको जम कर दिया जाए। भाई, इंडिया में अल्टरनेटिव एनर्जी की पूरी वजारत है, मिनिस्ट्री है। पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट था छोटा सा, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया।
उसके बाद जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, इसको भी किसी और में जम किया जा रहा है। उसका ना कोई डायरेक्टर जनरल है, ना उसका कोई सीईओ है, ना वहां कोई डायरेक्टर्स हैं, ना बिल्कुल कोई किसी किस्म की मैन पावर, वहां टेक्निकल मैन पावर नहीं है कि वो कोई रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ काम कर सके। तो जो अल्टरनेटिव एनर्जी का इदारा था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उसको खत्म कर दिया गया। जो पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उसको भी खत्म कर दिया गया और जम किया जा रहा है किसी और में उसके जो मुलाजमीन है। और 1.5 साल से इन दोनों इदारों का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है क्वालिफाइड। आपके पास एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट है जिसके तहत अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का जो सरबराह है वो सिर्फ एक इंजीनियर लगाया जा सकता है। आपने 1.5 साल से उसमें कोई इंजीनियर नहीं लगाया हुआ, कोई उनका डायरेक्टर जनरल नहीं है। 3 डायरेक्टर जनरल वहां होने चाहिए, कोई डायरेक्टर जनरल नहीं है। 3 वहां पर फुल टाइम बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए, फुल टाइम क्वालिफाइड अल्टरनेटिव एनर्जी के स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है उस इदारे में। जब आप ये सूरत हाल होगी, इसी तरीके से बाकी तमाम इदारों का, आप क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में कोई और जो है एनवायरमेंटल इंजीनियर नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का स्पेशलिस्ट नहीं है। उस मिनिस्ट्री में उसके अंडर एक इदारा आता है जिसका नाम है ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडीज सेंटर, जिसका काम था कि क्लाइमेट चेंज पर जो है स्टडीज करवाए और उसके बाद गवर्नमेंट को बताए कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, और जो है दूसरे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उस पर कैसे काम किया जाए। फिर उसकी एक क्लाइमेट चेंज एक्ट है जिसके तहत एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई जानी थी। 4 साल पहले 2017 में एक्ट आ गया था, आज तक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी नहीं बनाई गई। सैरें करने जाते हैं, ग्लासगो में अभी हुई थी जो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें झगड़ भी पड़े थे सर ये लोग तो आपस में, झगड़ भी पड़े थे। उसके अलावा वहां पर जब जाते हैं तो आप वहां जाकर क्या बात करते हैं जब आपके पास कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, जब आपने वो अथॉरिटी ही नहीं बनाई जो कि 4 साल पहले एक्ट में लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनानी थी, आपने अथॉरिटी नहीं बनाई। लेकिन सर पाकिस्तान में तो जी जिसकी वजह से यह हालत है कि आपका शहर लाहौर दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर पिछले कोई 2 महीने से डिक्लेयर किया जा रहा है रोजाना के हिसाब से। वहां की एयर क्वालिटी इतनी खराब है, इस तरह बाकी तमाम शहरों की एयर क्वालिटी इतनी खराब है। एक सिर्फ कराची में 550 मिलियन गैलन्स पर डे रॉ सूएज जो है वो समंदर में फेंका जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 टन पर डे गार्बेज जो जनरेट होता है वो सारा का सारा ओपनली डंप किया जाता है, जबकि इस सारे वेस्ट को आप जो है बिजली बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, बेहतरीन खाद बना सकते हैं। तो लेकिन सर प्रॉब्लम तो इनकी यही है ना कि जहां पर जिसको लगाना चाहिए वहां पे उस चीज के एक्सपर्ट है ही नहीं। यहाँ तक इनकी मिनिस्ट्री तक जो है वो ऐसी है जिसमें अक्सर ही इमरान खान साहब कभी मिनिस्टर को उठा के इधर से उधर और उधर से इधर करते हैं, उनको भी अपने काम नहीं आते जो मिनिस्टर्स लगे हुए हैं। लेकिन खैर इनका तो काफी बुरा हाल है, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं से इनको कोई अक्ल दे दे और ये जैसे डोनेशंस ले रहे हैं ऐसे कहीं से अक्ल भी बोरो कर लें ताकि थोड़ा सा मुल्क को संभाल सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।